हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए आज हम अपनी 9वीं कक्षा का चौथा पाठ अक्षितीज का सांवले सपनों की याद पढ़ते हैं, जिसके रचनाकार हैं जाबिर हुसैन। ये जो विद्या है बच्चों, ये है संस्मरण। और सालिम अली जो प्रसिद्ध पक्षी वैज्ञानिक हैं, उनकी मृत्यु के तुरंत बाद लिखा डायरी शैली में लिखा ये संस्मरण है। तो हम जीवन परिचय पढ़ते हैं जाबिर हुसैन का। जाबिर हुसैन जी का जन्म सन 1945 में गांव नौनही राजगिरी जिला नालंदा बिहार में हुआ। अंग्रेजी भाषा एवं साहित्य के ये प्राध्यापक रहे। सक्रिय राजनीति में भाग लेते हुए 1977 में मुंगेर से बिहार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए, चुने गए और मंत्री बने। वर्ष 1995 से बिहार विधानसभा के सभापति थे। जाबिर हुसैन हिंदी, उर्दू तथा अंग्रेजी 3 भाषाओं में समान अधिकार के साथ लेखन करते रहे हैं। उनकी हिंदी रचनाओं में जो प्रमुख हैं वो हैं जो आगे हैं: डोला बीबी का मजार, अतीत का चेहरा, लोगा, एक नदी रेत भरी। ये इनकी हिंदी की प्रसिद्ध प्रमुख रचनाएं हैं। अपने लंबे राजनीतिक सामाजिक जीवन के अनुभवों में उपस्थित आम आदमी के संघर्षों को उन्होंने साहित्य में प्रकट किया गया है। संघर्षरत यानी संघर्ष करते हुए आम आदमी और विशिष्ट व्यक्तित्वों पर लिखी गई उनकी डायरियाँ चर्चित प्रशंसित हुई हैं, यानी बहुत प्रसिद्ध हैं, जिनकी काफ़ी चर्चा हुई है। जाबिर हुसैन ने डायरी विद्या में एक अभिनव यानी कि नया प्रयोग किया है, जो अपनी प्रस्तुति शैली और शिल्प में नवीन है। तो बच्चों, हमने यहाँ डायरी शैली में ही लिखी उनकी रचना पढ़नी है, सांवले सपनों की याद। प्रस्तुत पाठ जून 1987 में, क्योंकि 20 जून को मृत्यु हुई थी सालिम अली की, तो उसके तुरंत बाद लिखा था। पक्षी वैज्ञानिक सालिम अली की मृत्यु के तुरंत बाद डायरी शैली में लिखा गया ये संस्मरण है। सालिम अली की मृत्यु से उत्पन्न दुख और अवसाद यानी निराशा को लेखक ने सांवले सपनों की याद के रूप में व्यक्त किया है। सालिम अली का स्मरण करते हुए, याद करते हुए लेखक ने उनका व्यक्ति चित्र प्रस्तुत किया है और यहाँ भाषा की रवानगी और अभिव्यक्ति की शैली दिल को छूती है, यानी इतनी सरल सहज भाषा में और इतना सुंदर तरीके से दिल छू लेने वाली शैली में उन्होंने लिखा है। तो आइए हम पढ़ते हैं सांवले सपनों की याद। तो सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर सवार सांवले सपनों का एक हजूम मौत की खामोश वादी की तरफ अग्रसर है। सुनहरे होता है बच्चों सोने जैसे रंग वाले, परिंदे होता है पक्षियों का खूबसूरत पंखों पर सवार होकर सवार सांवले सपनों का एक हुजूम मतलब भीड़। मौत की खामोश होता है बच्चों एकांत या मौन, वादी होता है घाटी, अग्रसर मतलब बढ़ रहा है। कोई रोक टोक सके कहाँ संभव है। इस हुजूम को, इस भीड़ को जो एक सफ़र की ओर जा रहा है, उसे कोई रोक टोक नहीं सकता, यानी किसी को थाम लेने की उसमें हिम्मत नहीं है, क्योंकि इस हुजूम में आगे आगे चल रहे हैं सालिम अली। बच्चों, एक कहावत है कि जब शादी होती है तो दूल्हा सबसे पीछे होता है और नाचने कूदने वालों की भीड़ आगे होती है, लेकिन जब अंतिम शादी यानी कि जब हम दूल्हे बनते हैं किसकी, मौत की सेज पर, तब सब लेकर आगे, मतलब कि दूल्हा आगे और भीड़ पीछे। तो इस बात से एक वो है कि खुशी में लोग हमारे पीछे रहते हैं, आगे रहते हैं, और दुख में पीछे छोड़ देते हैं हमें। तो बच्चों, सालिम अली उन कंधों पर सवार हैं, अपने कंधों पर सैलानियों की तरह अपने
अंतहीन सफ़र का बोझ उठाए। सैलानी यात्रियों को कहते हैं, यानी वो अंतिम यात्रा है और अंतहीन सफ़र है। इस सफ़र का कोई अंत नहीं, ये कभी समाप्त होने वाली यात्रा नहीं है, लेकिन यह सफ़र सिर्फ पिछले तमाम सफ़रों की तरह उनसे भिन्न है, क्योंकि सफ़र पर हमेशा रहते थे सालिम अली। वो एक पक्षी वैज्ञानिक हैं, हमेशा लंबी लंबी यात्राओं पर, जंगलों में, पहाड़ों पर पक्षियों की खोज में निकले रहते थे। लेकिन ये सफ़र उन पिछले सभी सफ़रों से अलग है। भीड़ भाड़ की ज़िंदगी और तनाव के माहौल से सालिम अली का यह आखिरी पलायन है। पलायन होता है चले जाना, छोड़ना, आखिरी होता है अंतिम। तो मृत्यु बच्चों इस दुनिया से हमारा आखिरी पलायन होता है। तो सालिम अली का भी ये आखिरी पलायन है, लेखक कहता है। अब तो वो उस वन पक्षी की तरह प्रकृति में, कुदरत में विलीन होता है, मिल जाना, लुप्त हो जाएगा रहे हैं, जो जिंदगी का आखिरी गीत गाने के बाद मौत की गोद में जा बसा हो। बच्चों, प्रकृति में बहुत सारे जीव होते हैं जो अपनी अंतिम सांसें बिताकर उसी में विलीन हो जाते हैं, मिल जाते हैं। कोई अपने जिस्म होता है शरीर, हरारत होती है गर्मी, और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा। कहने का मतलब है कि मृत्यु के बाद कोई भी व्यक्ति कितना भी प्रयास करे, चाहे वो अपने शरीर की गर्मी देकर या अपने दिल की धड़कन देकर उसे जीवित करना चाहे, वह नहीं होगा। कहने का भावार्थ यही है लेखक का कि मृत्यु के बाद कितने भी प्रयास किया जाए, किसी को जिलाया नहीं जा सकता। मुझे नहीं लगता कोई सोए हुए पक्षी को जगाना भी चाहेगा, कोई कोशिश भी नहीं करेगा, क्योंकि मृत्यु सत्य है और वो एक चिर निंद्रा उसको कहा जाता है। वर्षों पूर्व खुद सालिम अली ने कहा था कि लोग पक्षियों को आदमियों की नज़रों से देखना चाहते हैं, यानी प्रकृति को हम अपनी नज़र से देखना चाहते हैं। यह उनकी भूल है, ऐसा करना उनकी गलत फहमी है। ठीक उसी तरह जैसे जंगलों और पहाड़ों, झरनों और अबसारों झरनों को ही कहते हैं, को वो प्रकृति की नज़र से नहीं, आदमी की नज़र से देखने के उत्सुक रहते हैं। जैसे हम सब जाते हैं तो प्रकृति को प्रकृति की नज़र से नहीं, हम अपनी नज़रिए से देखते हैं। भला कोई आदमी अपने कंधों से पक्षियों की आवाज़ का मधुर संगीत सुनकर, कोई आदमी अपने कानों से पक्षियों की आवाज़ का मधुर संगीत सुनकर अपने भीतर रोमांच का सोता फूटता महसूस कर सकता है। यानी वो पक्षी वैज्ञानिक हैं जो पक्षियों की आवाज़ सुनकर भी सोता झरने को कहते हैं कि एक खुशी का झरना उनके अंदर फूटता हुआ महसूस हो रहा है। एहसास की ऐसी ही एक उबड़ खाबड़, यानी ऊंची नीची ज़मीन पर जन्मे मिथक होता है बच्चों, कथाओं का जो तत्व होता है, जो समय के अनुसार अपने आप को बदलता रहता है। मिथक का नाम है सालिम अली। पता नहीं इतिहास में कब कृष्ण ने वृंदावन में रासलीला रची थी और शौक गोपियों को अपनी शरारतों का निशाना बनाया था, यानी कि चंचल गोपियों के साथ अपनी शरारतें की थी। कब माखन भरे भांडे फोड़े थे और कब दूध छाली से अपने मुंह भरे थे। कब वाटिका में छोटे छोटे किंतु पेड़ों की छांव में विश्राम किया था। कब दिल की धड़कनों को एकदम से तेज करने वाले अंदाज होता है ढंग में बंसी बजाई थी। और पता नहीं कब वृंदावन की पूरी दुनिया संगीतमय हो गई थी। ये सब बातें हम कह नहीं सकते, पता नहीं ये सब कब हुआ था या हुआ भी नहीं हुआ था। लेकिन कोई आज भी वृंदावन जाए तो नदी का सांवला पानी उसे पूरे घटनाक्रम की याद दिला देगा। पूरा घटनाक्रम आज हमारे सामने जीवंत हो जाएगा। हर सुबह, यानी प्रतिदिन वृंदावन में हर सुबह सूरज निकलने से पहले, जब पतली गलियों से, क्योंकि वहाँ की गलियाँ बहुत ही संकरी हैं, पतली हैं, गलियों से उत्साह जोश भरी भीड़ नदी की ओर बढ़ती है, तो लगता है स्नान करने के लिए जो जाते हैं धार्मिक यात्रा करने वाले लोग, और वो सुबह उठ के जब यमुना पर स्नान करने के लिए जाते हैं तो एक भीड़ जैसे होती है उसके, तब ऐसा लगता है
जैसे उस भीड़ को चीरकर अचानक कोई सामने आएगा और बंसी की आवाज़ पर सब किसी के कदम थम जाएंगे। एकदम कृष्ण जी आएंगे और बंसी बजाएंगे और सबकी जो पदचाप हैं वो रुक जाएंगे। हर शाम सूरज ढलने से पहले जब वाटिका का माली सैलानियों को हिदायत होता निर्देश, तो लगता है जैसे बस कुछ ही क्षणों में वो कहीं से आ टपकेगा। वो कौन? श्री कृष्ण। और संगीत का जादू वाटिका के भरे पूरे माहौल पर छा जाएगा कि अभी यहाँ बंसी बजाएगा और सारे वातावरण में उसी का जादू छा जाएगा। वृंदावन कभी कृष्ण की बांसुरी के जादू से खाली हुआ है क्या? कहता है जब से लेकर अब तक। लेखक कहता है कि वृंदावन श्री कृष्ण की बंसुरी से खाली नहीं हुआ है आज भी। मिथकों की दुनिया में इस सवाल का जवाब तलाश करने से पहले एक नज़र कमज़ोर काया वाले यानी कि दुर्बल शरीर वाले उस व्यक्ति पर डाली जाए जिसे हम सालिम अली के नाम से जानते हैं। उम्र को सती होता है लगभग 100 वर्ष, सती 100 वर्ष को कहते हैं, तक पहुंचने में थोड़े ही दिन तो बच रहे थे। तो बच्चों लगभग 91 साल की आयु जी थी उन्होंने, तो थोड़े ही दिन बचे थे सती को पूरा करने में, यानी कि 100 होने में 9 वर्ष रहते थे। संभव है लंबी यात्राओं की थकान ने उनके शरीर को कमज़ोर कर दिया होगा, क्योंकि वो जंगलों में लंबी लंबी यात्राओं पर जाते थे, इसलिए उनका शरीर कमज़ोर था। और कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी ने उनकी मौत का कारण बनी होगी। कैंसर उनको हो गई थी, कैंसर से उनकी मृत्यु हुई। ये प्रश्न भी आएगा कि सालिम अली की मृत्यु किस बीमारी से हुई थी। लेकिन अंतिम समय तक मौत उनकी आँखों से वह रोशनी छीनने में सफल नहीं हुई जो पक्षियों की तलाश और उनकी हिफाजत होती है, देख रेख, क्योंकि कोई भी घायल पक्षी उन्हें वहाँ मिलता वो उसकी देख रेख करते थे, उनको संभालते थे। लुप्त प्राप्त जो पक्षी थे उनको जिंदा रखने की, उस प्रजाति को बनाए रखने की भरपूर कोशिश करते थे, तो के प्रति समर्पित थे। अर्पित था उनका पूरा जीवन। सालिम अली की आंखों पर चढ़ी दूरबीन उनकी मौत के बाद ही उतरी थी। तो क्या था जो सालिम अली के यानी कि मृत्यु के बाद उतारी गई? उनकी आंखों से दूरबीन। तो बच्चों क्या नहीं छीन पाया था? जैसे बीमारी से उनकी मौत हुई, लेकिन लंबी यात्राओं से शरीर कमज़ोर भले ही हो गया था, लेकिन आँखों की रोशनी ताउम्र वैसी की वैसी बनी रही थी। हमेशा उनकी आंखों पर क्या देखी जाती थी? दूरबीन चढ़ी रहती थी। उन जैसा बर्ड वाचर यानी पक्षी वैज्ञानिक शायद ही कोई हुआ हो। लेखक कहता है कि उनके जैसा पक्षी वैज्ञानिक शायद ही कोई हुआ होगा, लेकिन एकांत क्षणों में सालिम अली बिना दूरबीन के भी देखे गए हैं। अब ये भी प्रश्न आएगा कि कभी कभी एकांत क्षणों में सालिम अली को कैसे देखा जाता था? बिना दूरबीन के। दूर अक्षितिज बच्चों वो दिशा होती है जहाँ धरती और आसमान मिलते हुए नज़र से आते हैं, तक फैली ज़मीन और झुके आसमान को छूने वाली उनकी नज़रों में कुछ वैसा ही जादू था जो प्रकृति को अपने घेरे में बांध लेता है। यानी वो प्रकृति को अपनी नज़रों से देखते थे, उनका नज़रिया अलग था। सालिम अली उन लोगों में थे जो प्रकृति के प्रभाव में आने की बजाय यानी प्रकृति से प्रभावित नहीं होते थे, लेकिन प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने के कायल होते थे, प्रभावित थे, यानी अपने अनुसार प्रकृति को बदलना चाहते थे। उनके लिए प्रकृति में हर तरफ एक हंसती खेलती रहस्य भरी दुनिया पसरी हुई थी। यानी उन्हें हर जगह प्रकृति की अपनी रहस्य भरी दुनिया फैली नज़र आती थी। यह दुनिया उन्होंने बड़ी मेहनत से अपने लिए घड़ी थी, उनकी अपनी तैयार की हुई दुनिया थी और इसको उन्होंने बड़ी ही परिश्रम से तैयार किया था। इसके घड़ने में उनका जीवन लग गया था। और उनकी जीवन साथी तहमीना ने यानी उनकी पत्नी, क्या नाम है उनकी पत्नी का? तहमीना, ने काफ़ी मदद पहुंचाई थी। तहमीना स्कूल के दिनों में उनकी सहपाठी रही थी, यानी वो क्लासमेट थे दोनों। अपने लंबे रोमांचकारी जीवन में ढेर सारे अनुभवों के मालिक
उन्हें बहुत अनुभव था प्रकृति का, अनेकों तरह के अनुभव, क्योंकि लंबी आयु उन्होंने जी है, तो अनुभवों के मालिक सालिम अली एक दिन केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवाओं के झोंकों से बचाने के लिए अनुरोध लेकर चौधरी चरण सिंह से मिले। चौधरी चरण सिंह उस समय के हमारे देश के प्रधानमंत्री थे। तो वो साइलेंट वैली क्या है, एकांत घाटी, कहाँ की, केरल की, और वो नष्ट होने की कगार पर थी, किससे, रेगिस्तानी हवाओं के प्रभाव से। तो उसको बचाने के लिए वहाँ पहुँचे। वे प्रधानमंत्री थे उस समय चौधरी चरण सिंह। चौधरी साहब गांव की मिट्टी पर पड़ने वाली पानी की पहली बूंद का असर जानने वाले नेता थे, क्योंकि उनका जन्म एक गांव के जाट परिवार में हुआ था और वो धरती की ग्रामीण क्षेत्र में बच्चों पहली बूंद की जो सोंधी सुगंध होती है उसको पहचानने वाले, पर्यावरण के संभावित खतरों का जो चित्र सालिम अली ने उनके सामने रखा उससे उनकी आंखें नम कर दी थी। यानी जो पर्यावरण का चित्र उन्होंने वहाँ प्रस्तुत किया कि ऐसा होगा, वहाँ की हरियाली नष्ट हो जाएगी, पक्षी चले जाएंगे वहाँ से, तो चौधरी चरण सिंह की आंखों में आंसू आ गए। ये सुनकर आंखें नम हो गई। आज सालिम अली नहीं है, क्योंकि लिखा ही उनकी मृत्यु के बाद था, तो लेखक कहता आज सालिम अली नहीं है और चौधरी चरण सिंह भी अब नहीं है, चौधरी साहब भी नहीं है। कौन बचा, यानी समझने वाला बचा ही कौन है, जो अब सोंधी माटी पर उगी फसलों के बीच एक नए भारत की नींव रखने का संकल्प लेगा। कौन बचा है अब जो सोंधी माटी पर, यानी कि सुगंधित माटी पर उगी फसलों के बीच एक नए भारत की जो नींव रखने का संकल्प, इरादा जो उन्होंने किया था, उसको कौन बचा है जो अब हिमालय और लद्दाख की बर्फीली ज़मीनों पर जीने वाले पक्षियों की वकालत करेगा। वकालत करना होता है पक्ष लेने वाला। सालिम अली ने अपनी आत्मकथा का नाम रखा था, सालिम अली की आत्मकथा का नाम है फॉल ऑफ ए स्पैरो, यानी एक चिड़िया का गिरना। मुझे याद आ गया D.H. लॉरेंस की मौत के बाद लोगों ने, D.H. लॉरेंस एक कवि हैं और प्रकृति से उन्हें बहुत गहरा लगाव है था, तो उनकी जब मृत्यु हुई तो लोगों ने उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से अनुरोध किया कि वह अपने पति के बारे में कुछ लिखे। तो D.H. लॉरेंस की पत्नी का क्या नाम है, फ्रीडा लॉरेंस, उनसे प्रार्थना की कि आप लॉरेंस जी के बारे में कुछ लिखिए, अपने पति के बारे में। पर फ्रीडा चाहती तो ढेर सारी बातें लॉरेंस के बारे में लिख सकती थी, लेकिन उसने कहा मेरे लिए लॉरेंस के बारे में कुछ लिखना असंभव सा है, मैं नहीं लिख सकती। मुझे महसूस होता है मेरी छत पर बैठने वाली गोरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है, क्योंकि उन्हें मुझसे ज़्यादा, यानी अपने घर गृहस्थी से ज़्यादा उन्हें प्रकृति से इतना प्रेम था, तो वो गोरैया ज़्यादा जानती है। मैं नहीं जानती, बहुत कुछ है वो लिख सकती हैं, लेकिन वो कहती हैं कि मुझसे ज़्यादा, कहने का मतलब है कि गृहस्थी से ज़्यादा उन्हें प्रकृति से लगाव था, तो वो मुझसे ज़्यादा जानती हैं और बहुत कुछ लिख सकती हैं। तो सचमुच इतना खुला खुला है। और सादा दिल आदमी थे वो। कहते हैं कि उनका जीवन इतना खुला खुला था, यानी कि वो इतने सहृदय व्यक्ति थे। मुमकिन है, संभव है, लॉरेंस मेरी रगों में, यानी मेरी नस नस में बसे हैं, मेरी हड्डियों में समाया हुआ है, लेकिन मेरे लिए कितना कठिन है उसके बारे में अपने अनुभवों को शब्दों का जामा पहनाना, यानी कि स्वरूप देना। मुझे यकीन है मेरी छत पर बैठी गोरैया उसके बारे में और हम दोनों के ही बारे में मुझसे ज़्यादा जानकारी रखती है। गोरैया एक छोटी चिड़िया होती है बच्चों। तो फ्रीडा कहती है कि मैं नहीं लिख सकती, मेरी नस नस में लॉरेंस बसा हुआ है, पर मैं उनके बारे में लिख नहीं सकती, उनको शब्दों का जामा नहीं पहना सकती, यानी शब्द रूप नहीं दे सकती।
तो वो गोरैया मुझसे ज़्यादा जानती है। जटिल प्राणियों के लिए सालिम अली हमेशा एक पहेली बने रहे। बचपन के दिनों में क्या कारण था कि उन्हें पक्षियों से इतना लगाव हुआ? कहते हैं कि जब वे बचपन के दिनों में अपनी एयर गन से खेल रहे थे तो उनकी एयर गन से घायल होकर गिरने वाली नीले कंठ की एक गोरैया, यानी जब वो खेल रहे थे, छोटे थे, तो उनकी एयर गन से एक गोरैया घायल हो गई थी और वो नीचे गिर गई थी। कैसी? नीले कंठ वाली। तो जिंदगी उन्हें खोज के नए नए रास्तों की तरफ ले जाती रही। सारी उम्र उन्होंने फिर अपनी पक्षियों पर न्यौछावर कर दी। जिंदगी की ऊंचाइयों में उनका विश्वास एक क्षण के लिए भी डिगा नहीं। वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक यानी कि स्वाभाविक जिंदगी का प्रतिरूप या नमूना बन गए थे। सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय, टापू क्या होता है बच्चों? टापू बीच समुद्र एक छोटा सा स्थल भाग होता है जो सभी ओर से पानी से घिरा हुआ है, तो वो छोटा ही होता है। कहते हैं लेखक कि वो टापू नहीं बने, अथाह सागर बनकर उभरे थे। अथाह सागर जिसकी कोई सीमा नहीं है, वो सागर बनकर उभरे। जो लोग उनके भ्रमणशील स्वभाव यानी सदा यात्राओं पर रहने वाली प्रकृति थी उनकी, और उनकी यायावरी से परिचित हैं, घूमते फिरते रहने की आदत से उन्हें महसूस होता है। वो लोग आज भी यही सोचते हैं कि वो आज भी पक्षियों के सुराग में, सुराग खोज को कहते हैं, में निकले होंगे और बस अभी गले में लंबी दूरबीन लटकाए अपने खोजपूर्ण नतीजों के साथ लौट आएंगे, वापस आ जाएंगे। जब तक वो नहीं लौटते, लेखक कहते हैं, क्या उन्हें गया हुआ मान लिया जाए? जब तक वो नहीं आते तो क्या समझ लिया जाए कि वो चले गए हैं? मेरी आंखें नम हैं, मैं दुखी हूँ। सालिम अली तुम लौटोगे ना? यानी लेखक कहता है कि तुम लौट आओ, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ, लौट आओ। यानी तुम्हारे जैसा प्रकृति प्रेमी व पक्षी वैज्ञानिक दोबारा फिर कोई ना कोई इस धरती पर जरूर पैदा हो, ऐसा वो कहना चाहते हैं। तो बच्चों ये पाठ एक संस्मरण है जिसमें बताया गया है किसके बारे में? सालिम अली जो पक्षी वैज्ञानिक हैं, जो जिनको प्रेरणा मिली थी अपनी एयर गन से घायल हुई गोरैया से, और उन्होंने अपना सारा जीवन ताउम्र उसी पक्षियों की खोज में वो घूमते रहे। अंतिम समय तक उन्होंने अपनी इस खोज को नहीं छोड़ा और पूरा जीवन समर्पित कर दिया प्रकृति पर। वो टापू बनने की बजाय अथाह सागर बन गए इस क्षेत्र में। यायावर और भ्रमणशील थे, उनका स्वभाव था सदा पक्षियों की खोज में लंबी लंबी यात्राओं पर जाते रहते थे। इसमें उनकी पत्नी ने भी उनका सहयोग किया। कवि लेखक ने तुलना की है उनकी D.H. लॉरेंस से, जो एक कवि थे, प्रकृति प्रेमी थे, और सालिम अली एक पक्षी वैज्ञानिक थे। तो आप उम्मीद करती हूँ आप इसको पढ़कर ये शब्दार्थ लिखेंगे इसके और मेरे पास भेजेंगे, और छोटे प्रश्न भी स्वयं लिखेंगे। धन्यवाद।